प्यारे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी रास्ते की बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे एक सहयोगी हैं जो आप लोगों के भी परिचित हैं, अमित कुमार, जो कि आप लोगों को साइंस फैकल्टी के बारे में, साइंस के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से हर एक टॉपिक पर अच्छे डिटेल देंगे। और आइए मैं उनसे आप लोगों को कुछ परिचय करवाता हूं और उनसे कुछ आप लोग सीखिए। अमित कुमार जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वन डे एजुकेशनल चैनल। रिस्पेक्टेड ताऊ सर के माध्यम से हम लोगों को आपको ये साइंस के बारे में डीप नॉलेज देने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होगी। और ख़ासकर जैसे होता है क्या है कि जब हम ऑफलाइन क्लास में बच्चे को कुछ बता रहे होते हैं या सर ही बता रहे होते हैं, तो एक बार में मान लेते हैं कि यदि 100 बच्चे को हम कुछ बताते हैं तो उसमें से 5 या 6 ही ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने हाथ को ऐसे खड़ा करके अपने डाउट पूछते हैं या सर से डिस्कशन करते हैं या छुट्टी होने के बाद भी सर से बातचीत करते हैं। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से यदि आपको कुछ दिया जाता है तो चाहे बच्चा कैसा भी हो, वो तेज़ हो या मध्यम कैटेगरी का हो, वो घर में अकेला भी रहेगा तो वो किसी न किसी तरह से सर का वीडियो या मेरा वीडियो ज़रूर देखेगा। तो इसके माध्यम से बहुत आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और ऑनलाइन एजुकेशन का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके ज़रिए आप ये जो शर्मिंदगी की बात होती है कि सर से शर्माना, ये सब बातें सब दूर हो जाती है और आप कहीं भी रह सकते हैं, इसको देख सकते हैं। चाहे आप अकेला देखिए, चाहे आप किसी के साथ देखिए, इसमें कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी की बात नहीं होगी। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी वो सर कवर कर देंगे। उसके बाद जो भी साइंस से रिलेटेड बातें होगी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको कवर करूँ। इसके अलावा जो भी आपका डाउट सेशन होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और चलिए अभी इसके हम जो क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो भी पोर्शन होगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा। उसके बाद जो एक एक चैप्टर का जो अलग अलग सेपरेट वीडियो रहेगा उसमें डिटेल नॉलेज आपको बाद में दिया जाएगा। अभी एक थोड़ा सा एक डेमो वीडियो की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए। आइए तो देखते हैं हम लोग साइंस के बारे में कि केमिस्ट्री में क्या आप लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको बताई जा रही है। आइए देखिए। देखिए, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन की बात होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, मेटल और नॉन मेटल होता है। तो केमिकल रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल ये सारा चीज़ ना स्टार्ट करके अभी मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो कि क्लास 10th में पूछा जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना डिटेल जाया जाएगा, लेवल क्लास 10th तक ही रहेगा। लेकिन जो चीज़ आपको बता दिया जाएगा वो NTSC लेवल, ओलंपियाड, KVPY बोर्ड तो रहेगा ही रहेगा। बोर्ड भी आपका कवर होगा, साथ ही साथ NTSC का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जो कि क्लास 10th में एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। और जो भी चीज़ बताया जाएगा, जो भी थ्योरी दिया जाएगा, उससे आपको क्या हो जाएगा कि सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा और आप कैपेबल हो पाइएगा वैसे वैसे पेपर्स को सॉल्व करने में। यदि मेरा आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा होगा तब स्पीड कम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये ऑर्गेनिक वर्ड है, ये ऑर्गेन से आया है। प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में, जब वुमेन का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो कहा जा रहा था कि वो सारा वस्तु जो कि पेड़ पौधों, वनस्पतियों और सजीवों से प्राप्त किया जाता है, उसमें जितने भी चीज़ हम देखते हैं वो सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। और आज भी वो बातें सही है, लेकिन कुछ महीने में वो बातें गलत हो जाती है। जैसे वर्गीसेस का थ्योरी आ गया, उसके बाद लैब में भी बहुत सारे कंपाउंड बनने लगे। जब कंपाउंड लैब में नहीं तैयार होता था तब उस समय ये बातें कही जाती थी। और कुछ बातें आज भी वो सही है, जैसे कि हम अपनी खाने पीने में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब का स्रोत रहता है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ग्लूकोज हो गया, ये सुक्रोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जो कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा घटक भी है। और इसके ज़रिए जो भी फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही देखा जाता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो कंपाउंड है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इसको 2 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला भाग में रखा गया सैचुरेटेड कंपाउंड।
जिसको संतृप्त यौगिक भी बोल सकते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं, और दूसरे भाग में रखा गया अनसेचुरेटेड कार्बन। अब इन जनरल जो कि क्लास 10th में पढ़ा जाता है, सेचुरेटेड कंपाउंड में दो चीज़ का नाम रखा गया। पहला आया सेचुरेटेड कंपाउंड में एक ही चीज़ का नाम रखा गया जिसका नाम है एल्केन, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में दो चीज़ आता है जिसका नाम है एल्किन और एल्काइन। तो एल्किन और एल्काइन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए। एल्केन के फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, जैसे मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ये सब फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। तो सेचुरेटेड में रखा गया एल्केन को, और अनसेचुरेटेड में रखा गया एल्कीन, एल्काइन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वर्गीकरण किया गया है एकदम बेसिक लेवल पर किया गया है। आप ये मानकर नहीं चले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना ही आता है, इसके अलावा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ी दुनिया है। ये केवल बेसिक लेवल पर आपको बात बताया जा रहा है कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड में होता है एल्केन और अनसेचुरेटेड में होता है एल्किन और एल्काइन। जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 1 2 3 4 ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसी तरह से ग्रीक अल्फ़ाबेट में मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ऐसे लिखा जाता है, जिसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। तो 1 का मतलब होता है मिथ, 2 का मतलब होता है इथ, 3 का मतलब होता है प्रोप, 4 का मतलब होता है ब्यूट। BUT बट लिखाता है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार ये बट है, लेकिन ग्रीक अल्फ़ाबेट के अनुसार ये बट है, ब्यूट है। और 5वां में हो जाएगा पेंट, 6ठा को हो जाएगा हेक्स बोलेंगे, 7वें नंबर को हेप्ट बोला जाएगा, 8वें नंबर को ऑक्ट बोला जाएगा, 9वें नंबर को नॉन बोला जाएगा, और 10वें नंबर को डेक बोला जाएगा। ये देखिए जो अल्क वर्ड है, इस अल्क के बदले में मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक आता है। इसके बाद अल्क के बाद में इस सफिक्स का प्रयोग किया गया है, जिसको हिंदी में आप प्रत्यय के नाम से जानते हैं। यदि कोई वर्ड पहले लग जाएगा उपसर्ग, बाद में लग जाएगा तो प्रत्यय। तो इस मिथ, इथ यानी कि अल्क का जो वर्ड होता है उसमें ANE को जोड़ दिया जाता है, जिसको सफिक्स के नाम से जाना जाता है। तब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे बन जाता है। तो मिथ में ANE जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मीथेन, इथ में ANE जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इथेन, उसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन, ये सब में हो जाएगा। ये जो एल्केन होता है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होगा ये हो जाएगा CnH2n+2, जहाँ पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, इसके हिसाब से एल्केन का फॉर्मूला लिखा जाता है। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। जैसे आपसे पूछा जाए कि यदि n की संख्या 6 हो तो उस एल्केन को आप क्या कहिएगा, 1 रहेगा तो मीथेन बोलेंगे, 2 रहेगा इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा ब्यूटेन, 5 रहेगा पेंटेन, 6 रहेगा तो हेक्सेन। यदि कहा जाए यहाँ से कि n बराबर 6 है तो उस एल्केन का आप नाम लिख दीजिए। तो n बराबर 6 है, यानी कि जनरल फार्मूला में हम क्या करेंगे कि C और n के जगह पर रख देंगे 6, H हो गया 2, और फिर n के जगह पर रख देंगे 2 का प्लस 6, यानी कि इसका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C6H, और ये हो जाएगा, यहाँ पर n के जगह पर 6 रखना था, H हो जाएगा 14, C6H14। ये हो गया हेक्सेन का फॉर्मूला। और इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि इसका संरचना भी लिख सकते हैं। अब जैसे एल्केन में होता क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध का निर्माण होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, और कार्बन के बीच में एकल बंध का निर्माण करने के बाद उसके जितने भी वैलेंसी बच जाते हैं उसको हाइड्रोजन से पूरा कर दिया जाता है। जैसे हेक्सेन का फॉर्मूला आपको लिखा जाएगा, तो पहले आप देख लीजिए कि इसमें कितने कार्बन है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो आप 6 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 6। और विश्वास मानिए कि जितने भी एल्केन होंगे उन सभी एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होगा। और सिंगल बॉन्ड क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा जब और भी डीप केमिस्ट्री जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है, उसको और आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही क्यों होता है। क्योंकि दुनिया का हर आदमी अपने आप को स्टेबल फील करना चाहता है। जैसे कि जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा या आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। आवर्त सारणी का जो 18वां नंबर ग्रुप है
उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, इन सभी कंपाउंड्स को रखा जाता है जो नॉर्मली रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वे लोग स्टेबल होते हैं, वे लोग लड़ाई झगड़े में भाग नहीं लेते हैं। रिएक्शन को एक तरह से लड़ाई झगड़ा बोल सकते हैं। जब दो मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो वो लोग स्टेबल होते हैं। उसी तरह से उसके अनुरूप जितने भी मेटल या नॉन मेटल है वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाए, हम भी स्टेबल हो जाए, यानी कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट पूरा हो जाने का मतलब हुआ कि जो सबसे बाहर वाला सेल होता है, क्लास 9th में अपने KLMN के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2n² के फॉर्मूला से जानते थे कि पहला में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में 8 रहेगा, तीसरा में 18 रहेगा, 32 रहेगा, 50 रहेगा, ऐसे करके देखा करते थे। तो जिसके पास भी वैलेंसी कंप्लीट होगा उसको स्टेबल बोला जाएगा, और वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है जब तक उस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़े तब। उसी तरह से दैनिक जीवन में भी होता है कि हर कोई आदमी अपने आप को स्टेबल फील करना चाहता है। तो कार्बन अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखिए कैसे, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। सिंगल बॉन्ड को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो कार्बन, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, जिसको एक्सचेंज बोलते हैं। जब ये साझा कर लेगा तो इस तरह के बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ये दोनों आपस में साझा कर लिया तो एक बॉन्ड जो होता है, एक जो सिंगल बॉन्ड होता है, इससे पता चलता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन की बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेगा। देखिए अब इस कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड है, यानी कि एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड पर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। हाइड्रोजन का जो होता है ये द्वित्वक पूरा होता है। हाइड्रोजन एक बार में 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ये हीलियम के जैसा होता है। ये सब एक्सेप्शन के अंतर्गत चला आ जाता है। उसी तरह से जितने भी कार्बन है ये सबके वैलेंसी को आप हाइड्रोजन के जरिए पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर H लिखिए, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, H हो गया, H हो गया, H हो गया, H। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन लिखना बहुत आसान है। जैसे आपको दिया जाएगा, यदि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं तो तुरंत आप ऑक्टेन का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ऑक्टेन में देखिए, ऑक्टेन मतलब 8वें नंबर पर आएगा। तो ऑक्टेन मतलब n का वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऑक्टेन का पहले GF निकालिए, GF यानी जनरल फार्मूला निकालिए। तो ऑक्टेन का हो जाएगा C, और यहाँ पर देखिए CnH2n+2, तो n के जगह पर 8 रख देंगे, जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ 8 रख देंगे। तो ये GF बराबर हो गया C8 और H, और ये 8 × 16 और 2 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर C8H18। यहाँ तक ये जो क्लास 10th का बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, तो कई बार रिपीट किया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, निम्नलिखित में से ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब बहुत ही पॉपुलेटेड क्वेश्चन होते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को आप एकदम लंबा चेन के अनुसार इसको अरेंज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कार्बन का चेन हो गया। सब कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब जितने भी कार्बन इसमें दिख रहे हैं, ये जो और छोर का कार्बन होता है इसका 3 वैलेंसी बाकी है, और इसके बीच का जो कार्बन है इसके पास 2 वैलेंसी बाकी है। तो जितने भी वैलेंसी आपको कम दिख रहे हैं हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। काउंट भी करके देख सकते हैं। देखिए 8 हाइड्रोजन आपको ऊपर मिलेगा, 8 हाइड्रोजन नीचे मिलेगा। 8 8 16 हो गया, ये हो गया 17, और ये हो गया 18। देखिए 18 हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जरिए आप समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होगी, जब एक एक चैप्टर आपको बताया जाएगा तब वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में और भी आपको जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।